नमस्कार दोस्तों। 19 अगस्त 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने एक नई एजेंसी को मंजूरी दे दी है। और ये नई एजेंसी क्या होगी, यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेगी जिसको कहते हैं CET, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और जो भी कैंडिडेट सेंटर के अंदर जॉब करना चाहता है उसे इस CET के थ्रू जाना पड़ेगा। हालांकि हाल फिलहाल में ये कहा गया है कि ये सिर्फ 3 एजेंसी की जगह लेगी, परंतु आने वाले समय में ये कई सारी एजेंसी को कवर कर देगी। और सेंटर के अंदर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यदि होगा तो वो NRA के थ्रू होगा। और समझने वाली बात यह है कि पहले भी आपने सुना होगा कि जो सेंटर के अंदर टीचर बनना चाहते हैं उनको पहली से 8वीं तक एक टेस्ट से गुजरना होता है जिसको कहते हैं CTET, और सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसका नाम है। इसी प्रकार का ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम CET दिया गया है, और ये होगा NRA के थ्रू, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू। दोस्तों, इस NRA के बारे में आज कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं, कंप्लीट एनालिसिस इसका कर लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड इसके अंदर आएंगे, कौन कौन सी एजेंसी इसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल ये CET है, और आने वाले दिनों में किस किस डिपार्टमेंट के अंदर ये प्लानिंग है कि उनको भी CET के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और इसे पूरा जानने के लिए दोस्तों हमने इसको 3 भागों में बांटा है, यानी कि 3 इसके पार्ट किए हैं। मैंने किया है एक इसका स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा इसका एग्जामिनेशन के बारे में, और तीसरा इसका बेनिफिट्स के बारे में। तो हमें ये तीनों चीज़ जरूर समझनी चाहिए। स्ट्रक्चर के दौरान हम ये पता करेंगे कि किस प्रकार से ये एजेंसी एस्टेब्लिश होगी, और इसी प्रकार से एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये जानेंगे कि एग्जाम किस प्रकार से होगा और हमें रिक्रूटमेंट किस प्रकार से मिलेगी। और इसी के साथ में जो बेनिफिट्स की बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार भी ये दावा कर रही है कि इससे हमें बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट यदि होगा तो हमें किस प्रकार से होगा, यानी कि अलग अलग टेस्ट से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर एक भीड़ को, बहुत सारे लोगों को एक स्टेप पर रोकने के लिए NRA का ये CET टेस्ट है। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस आज हम देख लेते हैं। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात उसकी करते हैं कि 3 एजेंसी कौन सी हैं, यानी कि 3 बोर्ड कौन से हैं जो सबसे पहले, यानी कि आज के दिन से ही इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इसके अंदर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और दूसरी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC जिसको कहते हैं, और इसके बाद में IBPS। ये बैंकिंग के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट होती थी वो IBPS के थ्रू होती थी। तो ये 3 इस प्रकार की एजेंसी हैं, या फिर 3 इस प्रकार के सिलेक्शन बोर्ड थे जिनको मर्ज करके सीधा अब NRA के CET के तहत लेके आया गया है। दोस्तों, यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना होगा कि ये सेंटर की एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर होगा, और इसका चेयरमैन जो होगा वो एक सेक्रेटरी लेवल का होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है वो इसका चेयरमैन होगा। और इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत होगा। इस एजेंसी के केंद्र बहुत सारे होंगे, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इसका एक केंद्र होगा। इसके साथ में जो भी रूल और रेगुलेशन है, शेड्यूल कास्ट की बात करें या शेड्यूल ट्राइब की बात करें या फिर बैकवर्ड OBC अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल और रेगुलेशन के अनुसार उसी प्रकार से एज की छूट मिलेगी और उसी प्रकार से वो अपीयर हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर एक अपर एज लिमिट की गई है कि कैंडिडेट्स जो टेस्ट के अंदर बैठता है उसकी एक एज तक ही वो इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। उस एज के बाद में इस टेस्ट को करने का कोई भी फायदा नहीं है। परंतु यदि CTET की बात करें उसके अंदर भी एक एज लिमिट है, और इसी तरीके से NRA का जो CET होगा इसके अंदर भी एक एज लिमिट की बात की गई है, परंतु शेड्यूल कास्ट और ट्राइब को और OBC को इसके अंदर छूट निश्चित तौर से मिलेगी।
फिलहाल इसके अंदर जो डिपार्टमेंट इंक्लूड किए गए हैं वो किया गया है, एक रेलवे का डिपार्टमेंट है, उसके बाद में एसएससी का है और आईबीपीएस है। परंतु जो बहुत ही नज़दीक यानी कि नियर बाय फ्यूचर के अंदर जो डिपार्टमेंट इंक्लूड किए जाएंगे वो किए जाएंगे इसके अंदर आरआरबी का और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसके अंदर बहुत ही जल्द इंक्लूड किया जाने की संभावना है। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट जो ग्रुप बी और सी कैटेगरी के होंगे वो सारे डिपार्टमेंट इसी NRA CET टेस्ट के तहत आएंगे और सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा। तो स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सभी प्रकार की वैकेंसी जो बी कैटेगरी की हैं, ग्रुप सी कैटेगरी की हैं, वो सारी इस टेस्ट के तहत ली जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन की। यदि आप एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका 10वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और फिर ग्रेजुएशन लेवल पे यानी कि 3 प्रकार के इसके टेस्ट लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट 10वीं बेस पे जॉब में आएंगे उनके लिए एक अलग टेस्ट होगा, +2 बेस पे जो आएंगे उनका एक अलग टेस्ट होगा और जो ग्रेजुएशन लेवल पे आएंगे उनका एक डिफरेंट टेस्ट होगा। यानी कि 3 प्रकार के टेस्ट आपके लिए जाएंगे। इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसकी एक वैलिडिटी होगी। जिस प्रकार से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी एक वैलिडिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 7 साल तक वैलिड मानती है। परंतु यहाँ पे NRA का जो टेस्ट होगा, जो CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल होगी। परंतु यहाँ पे कितनी बार यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपको टेस्ट देना उसकी बिल्कुल छूट है। आप कितनी बार भी टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट 1 साल में 2 बार होगा यानी कि 6 महीने में 1 बार ये टेस्ट होने की संभावना है। और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आप टेस्ट देना चाहते हैं ये बिल्कुल छूट रहेगी। परंतु यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वैलिडिटी की। इसमें वैलिडिटी सिर्फ 3 साल होगी और 3 साल के बाद में यदि आप दोबारा से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से फिर इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। अब कई सारे हमारे दोस्त इस बात से कंफ्यूज होंगे कि क्या हमने ये CET टेस्ट क्लियर कर लिया तो हमें डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। ये कहना बेहद मुश्किल है, परंतु ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकता है इसी की मेरिट के आधार पे आपको रिक्रूटमेंट दे दें, परंतु ये जरूरी नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें, ये जरूरी नहीं है क्योंकि इस कैबिनेट के प्रस्ताव के अंदर ये कहा गया है कि इस टेस्ट को पास करने वाले ये समझे कि उनका प्राइमरी यानी कि पहला टेस्ट, पहली स्टेज उनकी पार हो गई है। जिस प्रकार से टीचर जो लगना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो CTET पास करते हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसका नाम HTET है, उसी प्रकार से ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, सेट जिसको कहेंगे। और ये NRA के थ्रू जो है इसकी गारंटी नहीं है कि टेस्ट पास होने के बाद आपको जॉब मिलेगी। परंतु यहाँ पे समझदारी की बात ये है कि एक पहला पड़ाव आपका पार हो जाएगा यानी कि एक वैलिडिटी आपकी हो जाएगी एक फर्दर स्टेज में अप्लाई करने के लिए। यदि आपके 2 एग्जाम होते हैं जिसको हम प्री और मेन कहते हैं तो आप इसको प्री टेस्ट कह सकते हैं, पहला टेस्ट कह सकते हैं, यानी मेन एग्जाम आपको फिर देना पड़ेगा। तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपने CET टेस्ट पास कर लिया तो आपको जॉब मिलेगी, परंतु ये आपकी गारंटी है कि आप वैलिड हो जाएंगे उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। यदि उस डिपार्टमेंट की पोस्ट निकलती हैं, यदि पोस्ट निकलती तो आपकी वैलिडिटी 3 साल तक हो सकता है घर पे रखे हुए सर्टिफिकेट ही वो खत्म हो जाए। परंतु यदि डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे यदि वैकेंसी निकलती हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि आप इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट भी समझ सकते हैं। दोस्तों यदि बात करें इसके बेनिफिट की तो क्या इसके बेनिफिट होंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग टाइप की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी जो फी है यानी कि फीस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लग जाती है। और ये फीस मान के चलो कि आप 10 डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं और 10 डिपार्टमेंट के 1,000 रुपये फीस है तो आपकी 10,000 रुपये फीस लग जाएगी, जो गरीबों के लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। गरीबों के लिए कहें
या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये काफ़ी सारा बर्डन इस पे हो जाता है। एटलीस्ट आप इस बात को समझें कि यदि प्री टेस्ट और मेन टेस्ट दो भी होते हैं तो प्री टेस्ट तो आपका यहाँ पे वैलिड मान लिया जाएगा इस सीईटी टेस्ट के तहत है। तो मुझे लगता है कि गरीबों के लिए इसका फायदा होगा। दूसरी बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी की, पहुंच की। देखिए कि जब हमारा टेस्ट होता है, खासकर यदि हम बात करें रेलवे की, हमने बात कर ली कि कहीं हमने गोरखपुर रेलवे में अप्लाई कर लिया, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर लिया, साउथ रेलवे में हमने अप्लाई कर लिया और साउथ वाले ने नॉर्थ रेलवे में अप्लाई कर लिया, तो फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है यानी कि ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हमें उस सेंटर पे पहुंचना होता है, वहाँ पे हम एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फिर इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, जो काफ़ी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, इसके साथ में हमारा काफ़ी सारा पैसा लग जाता है क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं। हमें फिर वहाँ रुकने के लिए भी साधन चाहिए, तो होटल की बात करें या फिर किसी धर्मशाला की बात करें, काफ़ी सारा पैसा हमारा जाया हो जाता है और इसी के साथ में हमारा टाइम भी काफ़ी सारा कंज्यूम इसमें होता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, पुअर फैमिली हैं और खासकर महिलाएं हैं, उनके लिए इस टेस्ट से एक एक्सेसिबिलिटी का सहारा जरूर मिलेगा। उनको इस बात का फायदा होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इसका एक केंद्र, एक सेंटर खोला जाएगा, तो एक्सेसिबिलिटी हमारी वहां तक होगी। यानी कि हम जो सेंटर अप्लाई करेंगे वो सेंटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो हमें मिलेगा, परंतु खास बात यह है कि इसके अंदर हमें नज़दीक के केंद्र में पहुंच के हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं और हम नज़दीक से नज़दीक वाले सेंटर को ले सकते हैं ताकि हमारा पैसा भी बचे और हमारा समय भी बचे। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर होने वाला है वो है कि मल्टी लैंग्वेज का। अब क्या होता है कि यदि सेंटर की आप बात करें तो हम जनरली ये सोचते हैं कि दो प्रकार की लैंग्वेज यानी कि हिंदी में या इंग्लिश मीडियम इसके अंदर होगा। इसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि आप मल्टी लैंग्वेज यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे और संभावना ये है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जिन भी लैंग्वेजेस को अप्रूव करता है वो सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर होंगी और एरिया वाइज डिफाइन की जाएंगी। जैसे केरल के अंदर रहने वाला है मलयालम के अंदर दे सकता है, बेंगलोर के अंदर रहने वाला है तो वो कन्नड़ के अंदर दे सकता है। इस प्रकार से जैसे एरिया वाइज स्पेसिफिक लैंग्वेज हैं उसके अनुसार कैंडिडेट अपीयर हो सकता है और यदि मदर टंग के अंदर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कोई कैंडिडेट कर सकता है तो इस टेस्ट में उसका फायदा जरूर होने की संभावना यहाँ पे बनती है। दोस्तों कुछ और बेनिफिट भी हैं, जैसे कि इसके अंदर एक अपर एज लिमिट है। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी तक आप फॉर्म भरते रहें, वो भी बेनिफिट मिल जाता है और खासकर उन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है जो न्यू कमर्स होते हैं, जिन्होंने अभी अभी पास किया है और वो जो भीड़ होती है पीछे वाली यानी कि एज अपर एज वाली, ज़्यादा एज वाली, उस भीड़ में छटनी हो जाती है। इसके साथ में एक फायदा ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट की इसके अंदर छूट है कि बहुत सारे अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। एक साल के अंदर 2 बार ये टेस्ट होगा और दोनों ही में आप अपीयर हो सकते हैं। आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आपका 1, 2, 3 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो इसके अंदर कोई बोदरेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोबारा से इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं और अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, यानी कि और बेहतरीन टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था NRACET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 अगस्त 2020 को डिसीजन लिया है और उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। और यदि दोस्तों आपको ये पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा काम पसंद आता है आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।